जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच सभ्यता का रहस्य मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हमने इसके पहले भी बूढ़ी काकी कहानी, रानी सारंदा की कहानी, बड़े घर की बेटी कहानी, शतरंज के खिलाड़ी कहानी, यानी हमने प्रेमचंद जी की कहानियों को अलग अलग रूपों में देखा। हर एक कहानी का अपना एक कलेवर था, अपना एक संदेश था। आज हम सभ्यता का रहस्य कहानी पढ़ेंगे और अभी हमें करीबन और भी कहानियां पढ़नी है। हमें जहां तक ये उम्मीद है कि ये 5वीं कहानी अभी है। हमें अभी निरंतर और कहानियों को पढ़ना है और बहुत ही धैर्य के साथ कहानी को समझना और सुनना है, क्योंकि हमें अंततः इससे प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो हम कहानी को कहानी से ज्यादा कहानी की समझ, कहानी के उपदेश, कहानी की जो तत्व है, उन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए कहानी को सुनेंगे। देखिए, आज कहानी है आपके बीच सभ्यता का रहस्य। कहानी के बारे में है कि शुरुआत ही इससे होता है कि यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती। मतलब कहानी क्या कह रहा है? कहानी की शुरुआत ही इस बात से हो रही है कि यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती। जैसे लोग प्रातः काल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। ये लेखक का खुद का क्या है? प्रश्न चिन्ह है। क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता है? एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं? इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन है? यानी सभ्य कौन है और असभ्य कौन है? ये प्रश्न चिन्ह जो है लेखक अपने ऊपर भी लगा रहा है, साथ ही साथ उन तमाम पाठक गणों पे भी लगा रहा है कि आज के दौर में सभ्य कौन है और असभ्य कौन है। सभ्यता के लक्षण क्या है या असभ्यता के लक्षण क्या है? सरसरी नजर से देखिए तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल ही नहीं होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना भी आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य ही कहना पड़ेगा, जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाए हुए, रास्ता चलने वाले को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? फिर से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। यानी आपने देखा कि कहीं ना कहीं देह और मन को, है ना, यहाँ पे आपने देखा सभ्यता के रहस्य में एक प्रश्न चिन्ह जो बराबर लेखक लगाते जा रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि इसका संबंध इतना तो मान लीजिए कि शारीरिक सौंदर्य से या आपके पहनावे ओढ़ावे से तो नहीं, बल्कि जितना इसके मन से है। यानी आगे का जो प्रश्न आपको ढूंढना या पूरी कहानी को ध्यान में रखना, उसमें मन जो है, मन कहीं ना कहीं केंद्र में रहेगा। इस तरीके से अब आगे क्या कह रहे हैं कि इन गिने मित्रों में एक राय रत्न किशोर भी हैं। यानी बता रहे हैं कि अगर देखा जाए तो मेरे इन गिने मित्रों में एक राय रत्न किशोर भी हैं। आप बहुत ही साहिदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और बड़े ही ओहदेदार भी हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती है। उनकी आमदनी क्या होती है? खर्च के लिए काफी नहीं होती। जबकि उनके बारे में विशेषता देखिए क्या क्या बता रहे हैं। बहुत ही साहृदय हैं, बहुत ही उदार हैं, यहाँ तक कि वो शिक्षित भी है और एक बड़े ओहदेदार भी है। ओहदेदार पद पे भी है। 1/4 वेतन तो बंगले की ही भेंट हो जाती है। इसलिए आप बहुत चिंतित व्यक्ति हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किया जाए
रियाने शांत नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजाना मचे में लिखते हैं। रोजाना मचे जैसे लेखन सबकी डायरी होती है, उसमें वो लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं। कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। उनकी नेक नीति पे संदेह करने की बात है। मजाल नहीं कि कोई उनकी नेक नीति पे संदेह कर सके। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। किनको डांट रहे थे वो? अपने घसियारे जो दमड़ी है, उन दमड़ी को, जो घसियारा दमड़ी है उसको डांट रहे हैं। और दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाया, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर क्यों रहे? कल के पैसे काट दिए जाएंगे। दमड़ी दमड़ी कहता है, हजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी से नहीं आ पाया। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहनत से ले लो या उसी मेहमान से ले लो, है ना, क्योंकि उसके लिए तुम गए हो, उसी के उससे ले लो। तो दमड़ी, सरकार, अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब कहते हैं कि बकबक मत करो। दमड़ी, हजूर, राय साहब, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। जो दमड़ी होता है, दमड़ी क्या होता है, वो रोते हुए चला जाता है। राय साहब बकबक मत करो, और राय साहब इस तरीके से, राय साहब बोलते कि 2 रुपए जुर्माना लगेंगे। दमड़ी जब रोता हुआ चला गया, रोजा बक्साने आया था, नमाज गले पड़ गई, जुर्माना ठुक गया, खाता यही था कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। या एक रात को मतलब कि एक दिन वो जो गैर हाजिर हुआ था, उसकी सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था, उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे, अगर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ गया। पर गरीब इतना चंद ना था। अब देखिए, दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थे, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सबके सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग तो बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, वह खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर ना था उसको। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वो रुपया रोज ही क्यों ना कमाए। किसानी के साथ मजदूरी करना इतना अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किए करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखलाने की जगह रह सकती थी। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाते? कांप क्यों रहे हो? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बुनवा लूं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूं, लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरे समझ नहीं आती। दमड़ी, सरकार, वीरादनी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लड़की की सगाई ना हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिर कर। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई भी मतलब, वो कहते कि इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़ों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, ये राय साहब चाहे वो दमड़ी हो, कहीं ना कहीं जब आप 1936 में गोदान उपन्यास जब देखेंगे ना, जब प्रेमचंद जी का चरमोत्कर्ष होता है लेखन शैली का, उनका लेखन का भी आप मान के चलिए कि उधर अंतता ही अंत होता है। मंगलसूत्र के साथ जो लेखन उनका होता है, अंत अपूर्ण उपन्यास के साथ वो लेखन उनका पूर्ण रूप से विकसित वही गोदान होता है। जब अंत के समय में जब वो लेखन कर रहे होते हैं, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पूरा, जब आप पूरी वैचारिक तौर पे प्रेमचंद जी को समझ रहे हैं, तो यही दमड़ी की तरह वहां पे होरी आते हैं। होरी भी सामाजिक प्रतिष्ठा किसको जोड़ के देखते हैं? किसी की खेती पर,
किसी के खेत पर मजदूरी करना, उन्हें भी कभी उससे वो खुश नहीं होते, वो नहीं चाहते ये चीज। यहाँ पे दमड़ी भी भले ही जाड़े से वो कप रहा है, लेकिन वो राय साहब को क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठा मान वो भी बड़ी चीज है ना। अपने ही अगर देखा जाए तो यानी अपने ही समाज, अपनी बिरादरी में कैसे मुंह दिखा सकूंगा। और वहां की होरी भी मर्जाद मर्जाद की बात हमेशा लेके चलते हैं। और राय साहब कहते भी है कि देखो तुम लोगों की दुर्गति का यही कारण है, जात बिरादरी मर्जाद, इन सारी चीजों से तुम जोड़ के देखते हो राय साहब। तो उसने फिर कहा कि जब राय साहब ने कहा जाड़ू मर रहे हो पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधोगे, मैंने कहा जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुस्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था, कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या, मुफ्त में 4-5 हजार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में मतलब बताते कि सारे कस्बे में क्या हो गया था, बवेला मचा था। आवाजें कैसी गई, किसी थोड़े ही दिन में सारा कोलाहल जो है शांत हो गया। और इस तरीके से मतलब ये बता रहे कि आपने देखना है कि जो कोलाहल वगैरह था वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। और इस तरीके से आखिर मतलब ये बता रहे हैं कि लास्ट में आपको कि आवाजें कैसी हुई, किसी थोड़े दिन में ऐसा कोलाहल हुआ, सब कुछ शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थे कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लेकिन लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से रस्म चली आती थी, वाली तो दूसरे से दख्त। यानी कह रहे हैं कि मेरी तरफ मतलब मुंशी जी ऐसा वो बता रहे हैं कि अजी बड़ी दिल लगी थी कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से रस्म चली आती थी, वाली तो दूसरे से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इसी पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं, लकड़ी से कम 500 रुपए सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता। कहते कि मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है, कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाले मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रत्न किशोर। राय साहब की इजाजत में एक बड़े मार्गी का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदेह होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर नहीं हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पाटने की ठानी। रात के 10 बजे से दोनों महिलाओं में बात होने लगी। 20 हजार की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूंगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी, कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं। माना की रकम बड़ी है और इससे मैं एक बार की तुम्हारे आए दिन की फरमाइशों से मुक्त भी हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, या तो मैंने पहले ही किया, बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती। बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी। राय साहब यह कह रहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री, अजी न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया। स्त्री, वादा, मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब, कितनी जबरदस्त अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कब समझ देंगे या नहीं। स्त्री, अब क्या देंगे, देना होता तो ना दे दी होती। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहाँ तक नहीं, और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर लिए, अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो, वो कहते हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही हिमाकत, अरे अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हूँ कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हूँ। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है।
मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चलने में ना पाई तो स्त्री मैं जाकर लौटाए देती हूँ राय साहब, और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी। मोल ना ले सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छिलकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखती दोनों पूछे करके हुकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ ही नहीं मतलब दे सकता ऐसा। सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लेकर आऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो देखा दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हुए हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि देख रहे थे। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ। फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा अपना दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा और चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने का काफी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चारा के इल्जाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देख तो संदेह हुआ। इतनी रात कौन चारा काटता है। हो ना हो कोई चोरी से काट रहा होगा। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रहा। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव उसके फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा ही सा काटा, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, चोरी तो चोरी, खेत किसका है। दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहां क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां कुछ भी हत्थे ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के ही इजलास में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सजा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने के सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। अब अंततः आपको इस कहानी के माध्यम से जो राय साहब के साथ दमड़ी के साथ जो सुलूक किया गया, ये सुलूक क्या आपको कहानी की जो तेवर है, मतलब कि जो कहानी का नाम सभ्यता का रहस्य दिया गया है, क्या आपको लगता है कि जो प्रेमचंद जी ने यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया कि क्या सभ्यता सिर्फ दिखावटीपन का है। सभ्यता मन का होना चाहिए। और सभ्यता क्या मन का आपको यहाँ पे मन का दिखा, यानी यहाँ पे आपको सभ्यता मन का दिखा, कैसे दिख सकता है। उन्होंने कहा सबके समक्ष, क्योंकि ये मेरा नौकर था और मेरे नौकर यानी मेरी प्रतिष्ठा का सवाल। यानी हमारी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि ये दमड़ी ने, भले ही वो पशु है ना, पशु जो थे, वो पशु आप देख रहे थे कि भूखे थे, और कहीं ना कहीं आपने देखा कि दमड़ी के माध्यम से उसकी संवेदनशीलता प्लस पशु के प्रति वो प्रेम था वो दिखाया गया। लेकिन क्योंकि जैसे इन्होंने नाम रखा है प्रेमचंद जी ने सभ्यता का रहस्य, वो राय साहब के माध्यम से वो चीज पता चलता है कि जब वो दमड़ी को इतनी कठोर सजा देते हैं मात्र अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं सामाजिक संदेश इसमें क्या छुपा था। एक उपदेश था कि आज के समय में भी लोग सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से वो कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाए, किसी के साथ अन्याय भी हो जाए, अन्याय से फर्क नहीं पड़ता। उनकी क्या हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बची रहनी चाहिए। और सभ्यता के रहस्य में यही चीज पहले भी उन्होंने बोला था
कि सभ्यता में हम देखते कि मन बड़ा है, यानी हमारे मन केंद्र में होने चाहिए कि हमारा जो शारीरिक सौंदर्य है या जो बाहरी आकर्षण युक्त चीजें हैं, है ना, जो दिखावापन है, दिखावटीपन है, वो बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में दमड़ी के माध्यम से वही चीज मन को दिखाए कि दमड़ी का मन इतना कोमल है कि वो पशुओं को उस हालत में नहीं देख सकता है। लेकिन आपने वही चीज देखा जो राय बहादुर राय साहब जो है, जो कि बहुत दुहाई दे रहे थे, यहाँ तक दुहाई दे रहे थे कि तुम लोग इस हालत में इसलिए हो क्योंकि खुद तुम जिम्मेदार हो। आज वही राय साहब इतनी बड़ी सजा उनको इसलिए देते हैं, उसका कुछ बड़ा अन्याय नहीं रहता है, दमड़ी का कुछ वो अन्याय नहीं किया, तो कितने कम चारा को काटता अपने पशु के पेट को पालने के लिए, या उसकी जो आंखें ओझल आंखें देखी होती है, वो निश्चल आंखों की कि उसकी भूख उसकी क्षुधा की पूर्ति के लिए, फिर भी वो क्या होता है, इतने बड़े सजा का पात्र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी है समाज की, है ना, समाज में आपने देखना है कि विरोधाभास की स्थिति है कि अपनी प्रतिष्ठा अपनी मान के लिए अपनों को ही बलि चढ़ा देना, और फिर कहना कि देखो ये मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा का ये रक्षक है, अगर मैं ये नहीं करता तो फिर मेरी प्रतिष्ठा सिद्ध कहाँ होती है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और आपको इन सभी के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे प्रोवाइड है, हिंदी और प्राइड करके है, और इस तरीके से हिंदी और प्राइड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये सीरीज बकायदा चलती रहेगी और आप इसका लेते रहिए, अंततः कहानी के लास्ट में हम प्रश्नों पे अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।